Okay, very good morning to all of you and welcome back. So here we are, here and start, है ना? कल के क्लास में हम लोगों ने सिमेट्री मेथड से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. आई थिंक क्यूब वाला क्वेश्चन हमने दो ओरिएंटेशन से तो कर लिए थे. आई थिंक एक ओरिएंटेशन का लास्ट चल ही रहा था. दैट्स व्हाई वी एक्चुअली एंडेड द डिस्कशन. उसको फटाफट वाइंड अप कर लेते हैं एंड देन विल पॉसिबली मूव ऑन टू समथिंग एल्स. ठीक है ना? अभी एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रहता है, देन दैट विल मोर और लेस वाइंड अप द डिस्कशन. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज दैट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब. अगर मैं लगाता हूं तो कैसे करें, है ना? तो अगर ऐसे होता है, लेट्स से क्यूब तो देखो इस बार सिमेट्रिक प्लेन समझो जरा. बाकी तो वही है, सब कैपेसिटर भरा हुआ है, मतलब दैट यू कैन नाउ अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ठीक है ना? बाकी तो ऐसे ही है. तो अगर देव सेट की मेरा आंसर आया था 24/33 या 33/24. अच्छा. और हर्षित ने भी, अच्छा हर्षित ने जस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज किया. गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम अरियन, बात, हर्षित एंड सो ऑन. चलो तो लेट्स स्टार्ट. तो अब मैं इसको अगर वो कर देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो मैंने नंबरिंग कर दिया. अब इस बार जो सिमेट्री प्लेन होगा वो कैसे होगा? ना वो सिमेट्री प्लेन इस बार ऐसे हो, ये वाला. और अगर वो सिमेट्री प्लेन के हिसाब से अगर मैं चलूं, इन दैट केस अगर मान लो यहाँ पे कोई चार्ज आता है ना, तो इसका तो मुझे नहीं पता, पर इसका और इसका बराबर हो. यानी इस बार मैं 4 और 5 को ज्वाइन कर सकता हूं. और उसी लॉजिक से फिर 2 6 और 2 3 में भी चार्ज बराबर होगा. यानी 3 और 6 को भी ज्वाइन कर सकता हूं. तो 4 और 5 ज्वाइन हो जाएगा और 3 और 6 ज्वाइन हो जाएगा. दैट्स इट. तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो क्या आएगा? ये सी है, ठीक है. ये 4 और 5 हो गया. ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है और 3 है. 6 और 3. ओके, सो मैं आज की ये बता दो कि ये सिमेट्री प्लेन कैसे लिया जाए. सागर हैज गिवन अ डिफरेंट आंसर. देव, तुमने जो आंसर दिया वो अलग है. ठीक है ना? चलो कोई नहीं. सागर हैज गिवन आंसर 12C/7. आई विल जस्ट चेक इट वंस. हाँ, तो आंसरिंग सोम्स क्वेश्चन इज दैट. देखो, एंट्री एग्जिट पॉइंट, एंट्री एग्जिट पॉइंट को ध्यान में रखते क्वेश्चन सॉल्व कर. ठीक है ना? दैट्स द की टू द क्वेश्चन. तो एंट्री एग्जिट पॉइंट ये है. अब देखो कि इस फिगर के साथ ऐसे एंट्री एग्जिट पॉइंट को लेके हम क्या प्लेन या क्या लाइन या कुछ सोचा जा सकता है जिससे कि फिगर जो है सिमेट्रिकली तुम डिवाइड कर पाओ या सिमेट्री का कहीं ना कहीं यूज कर पाओ. दैट्स व्हाट द ट्रेंड इज, है ना? चलो, तो ये 3 और 6 ज्वाइन हो गए यहाँ पे. फिर 4 6 5 3 भी कैपेसिटर है. तो लेट मी फर्स्ट विल टेक 1 4 हो चुका है, ये भी इंक्लूड हो चुका है, ये भी इंक्लूड हो चुका है, ये भी इंक्लूड हो चुका है, ये भी इंक्लूड. 5 इंक्लूड हो चुका. अब 4 6 5 3 4 6 5 3. तो 4 6 5 3 यानी ऐसे. ठीक है, ये भी आ गया. फिर आ जाओ इधर 7 और 8. ये 7 और ये 8. तो 4 7 5 7. ये देखो, हो गया 4 7 5 7. और उधर 6 8 3 8. ये भी कर लो. ये देखो. और ये 7.
दैट इज द फिगर। ठीक है, तो ये तो हो गया 2C और ये 2C, तो 2C और 2C सीरीज में C हो गया और ये साथ में भी है, तो ये हो गया C/2, यानी ये हो जाएगा C/2। फिर देखो ये 2C है और C/2 पैरेलल में, यानी 2.5C, यानी इसको अगर लेते हो तो ये आता है 2.5, है ना। अच्छा ये भी 2C है, ये भी 2C है, ये सीरीज में आ गया, है ना। तो 2C और 2.5C सीरीज में, तो therefore what will happen, now 1/C equivalent is equal to 1/2C और 1/2C मिलके C हो गया, क्या चलो कर लो पूरा 2.55 is basically 5/2, यानी 1/2C plus 1/2C plus 5/2 मतलब 2/5C। तो अगर मैं 10C लेता हूँ कॉमन, तो 5 plus 5 plus 4, 10 plus 4 13/10C, यानी C इक्विवेलेंट हो गया 10/13, यानी 10C/13। ठीक है, एक बार चेक करते रहना। अच्छा यहां तक आ गया, ये भी आ गया, तो ये आ गया 10C/13, तो फिर भी चेक कर लो, और 2C और 2C, और ये तो हो गया 2.5, 2.565 C/2, 2.5 5/2। ठीक, अब इसके साथ पैरेलल में है ना ये वाला, तो अच्छा 14/10 यानी 7/5, 7/5। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में एक C पैरेलल में है तो ऐड कर देते हैं, यानी फाइनली C इक्विवेलेंट कितना आ गया 7/5 प्लस 1 यानी इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो देयरफॉर सागरिका जो आंसर दिए थी शी वाज करेक्ट, and that is equal to 12/5C। तो 12C/5 is the correct answer, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो इसके अलावा सिमेट्री का एक और हम एग्जांपल देंगे, ये लास्ट एग्जांपल है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट नाउ। आई होप यू मस्ट हैव सीन द प्रोग्रेशन दैट आई हैव डन अभी, तो जिन्होंने जो भी आंसर निकाले थे आप उसको चेक करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज दैट of another symmetry element, let's see how do we use it really। सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास ना एक सर्किट है, इस तरीके से पास सारे बराबर है, these are all C each, I mean ठीक है, क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड C इक्विवेलेंट। चलो गो अहेड, क्विकली फाइंड आउट, थोड़ा डिस्कस किया जाए, है ना। इस केस में जो सिमेट्री वाला पार्ट है वो हम कैसे हैंडल करके, देखो पहली बात तो इस बार लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, अब इस बार इस लाइन ऑफ सिमेट्री का रोल क्या है, फायदा क्या है वो देखा जाए। फायदा इस बार ये है कि इस लाइन के इस तरफ के और इस तरफ के कैपेसिटर्स बराबर होंगे,
यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी उतना ही प्लस माइनस हो। इससे फायदा क्या हो रहा है कि मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये जो वायर है ना, इसके थ्रू यहाँ का चार्ज सीधा यहाँ पहुंच गया, यानी मैं अगर चाहूं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। नहीं मैं सर, ये क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन बदल गया। वेल यस, अगर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बिगाड़ा है तो। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज एक जंक्शन है, सपोज ये जंक्शन, और इसका चार्ज है 3 कूलम, इसका चार्ज है 6 कूलम, इसका चार्ज है 5 कूलम, इसका चार्ज है 4 कूलम। ठीक है, लेट अस से, तो यानी यहाँ से 6 निकला, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 4 गया, यहाँ पे 5 गया, तो 9 निकला, 9 पहुंचा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन मान लो अगर मैंने ऐसे कर दिया, यानी ये जो 3 निकलेगा वो तो यहाँ पहुंच जाएगा 3, ये जो 6 निकलेगा वो तो यहाँ पहुंच जाएगा 6, तब तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा 4 और 5 वाला। यानी अब हमने क्या किया, अगर इसको हम टच कर, इसके इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं, एक्चुअली आई एम डिस्टॉर्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट वुड हैव एग्जिस्टेड विद द जंक्शन एग्जिस्टिंग। यानी जंक्शन अगर एग्जिस्ट करता तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता, अब जंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा। ये तो अलाउड नहीं, ये तो अलाउड नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसे कुछ था, लेट्स से मान लो जंक्शन है, और जिस समय जंक्शन है उस समय मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 6 निकला, यहाँ 6 पहुंचा, यहाँ पे 3 पहुंचा। ऐसे केस में अगर मैं जंक्शन से हटाऊंगा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्यों, यहाँ 3 पहुंचना था, तो 3 मिक्सअप होके फिर ना पहुंच के सीधे ही 3 पहुंच गया, सीधा 6 पहुंच गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सिचुएशन इस तरीके का है तो देन आई कैन सेपरेट द वायर्स ऑफ द जंक्शन, पर वो थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि इस केस में सिमेट्री है तो इसलिए मैं करता। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया C/2, और ये C पैरेलल, यानी ये हो जाएगा 3C/2, ये तो हो गया 3C/2, 3C/2 C और C, तो ये तीनों मिलकर भी कुछ बनेगा, यानी 1/C इक्वल इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3C/2, है ना। यानी 3C कॉमन लो, तो 3 प्लस 3 प्लस 2 यानी 8/3, यानी हो गया 3C/8, है ना। 3C/8 और ये हो गया C/2 पैरेलल, यानी C इक्विवेलेंट हो गया 3C/8 प्लस C/2, यानी इक्वल टू 7C/8, यानी ये पूरा हो गया 7C/8, पूरा हो गया 7C/8, और अब सीरीज में है, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/7C/8 प्लस 1/C प्लस 1/C, ऑब्वियसली 7C कॉमन जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 7, यानी 22/7C, यानी C इक्विवेलेंट आ गया 7C/22। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। So has now changed the answer to 7C/22। चलो कोई बात नहीं, अर्लियर जो आंसर्स आए थे इसका मतलब सही थे। देहम, सागरिका, देव, सबका आंसर 19C/46 था। आचार्यन के भी, सोम के भी थे, पर आदित्य के भी, अंश के थे 3C/10। तो आंसर नाउ इज इक्वल टू 7C/22। हाँ जरूर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। द कैलकुलेशन इज करेक्ट, देन द करेक्ट आंसर इज 7C/22। चेक कर लो। सर, हाँ जी, सर वो जो आपने 1/C प्लस 1/C प्लस वो सर क्या 2/3 से लिखा है सबसे टॉप पे? हाँ हाँ 2/3। ठीक है सर। इतने पार्ट 3C/2 आया था ना, C प्लस C/2 तो 3C/2, तो हाँ ठीक है सर। 3C/2 और C ये सीरीज में है, तो
सक्षम में आस्क की ये तो सिमेट्री लाइन है, जरूरी है कि पोलैरिटी उल्टी होगी उसके साइड वाले कैपेसिटर्स की। बेटे वो होना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, तो देयरफॉर इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फिर वही जाएगा उधर तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फिर यहाँ से भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो जो पोलैरिटी होगा मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, बट एक बार देखते जाओ, पोलैरिटी यही होना पड़ेगा। ऑलरेडी बना हुआ है, यही पोलैरिटी होना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? शायद देम पूछ रहे थे ना, ये वाला 3C वाला, ये सॉर्ट आउट हो गया। यस सर। चलो ठीक, बाकी एक बार चेक कर लो। So the answer to the final answer, the answer to the question final is 7C upon 22। तो इस तरीके से अगर मान लो कहीं पे सिमेट्री और खास करके जब बहुत सारे वायर्स इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग उसको तोड़ के वहां वाले पार्ट को हैंडल कर सकते हैं। मतलब तोड़ के इन द सेंस की जंक्शन से सेपरेट करके हैंडल कर सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स। ठीक है ना? सो लेट्स प्रोसीड नाउ। दैट वाज मोर और लेस अबाउट सिमेट्री मेथड। हमने देखा कि सिमेट्री मेथड से भी कई बार क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं। चलो ठीक है, इसका जो अगला टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने एक डायरेक्ट्रिक रख दिया, इस तरीके से बीच में भी रख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि इसको चिपका के रखो, बीच में कहीं रखो, इधर रखो उधर रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लो इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो देखो जरा सोचो, अगर ये प्लस क्यू प्लेट चार्ज है, यानी ये यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, यानी देखना यहाँ पे एक माइनस चार्ज इंड्यूस होता है और यहाँ पे एक प्लस चार्ज इंड्यूस होता है। So this is called as polarization। Now you might see ये कैसे होता है ना, इसके लिए इसका जो डिस्कशन है वो मैंने पहले भी कर रखा है, याद करके देखो। इज दैट कि जो एटम्स होता है ना, इसके अंदर के अगर एटम देखोगे ना, तो एटम इन जनरल ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होना, प्रोटॉन को इधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर, तो देखो ये एटम ऐसे नहीं रहेगा, ये एटम अब बदल के ऐसे हो जाएगा, ये देखो। और ये एक एटम का नहीं होगा, इसके बगल वाला एटम का भी होगा, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, और उस तरफ भी एंड तक जाएगा। यानी अगर तुम लाइन ऑफ एटम्स देखोगे ऐसे करके, तो देखना अब पहले ऐसे था, ये अनपोलराइज्ड है, ये हो गया अनपोलराइज्ड, है ना, E इज इक्वल टू 0। बट जैसे E कुछ लगा दोगे बाहर से, तो दैट केस क्या होगा, यानी हर एक में एक माइनस और प्लस सेंटर डेवलप होता है, इसी को हम पोलराइजेशन बोलेंगे। अच्छा, अब अगर तुम एक साइड से देखोगे, ये सारा माइनस देखो ऐसे ही, फिर इसका भी आएगा, एटम का भी ऐसे ही आएगा, और उसका माइनस यहाँ पे, इस एटम का भी ऐसे ही होगा, उसका माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे। तो अगर तुम एंड में कलेक्ट करोगे ये वाला रीजन, वही मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला रीजन, तो देखो एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर उस एंड पे देखोगे तो देखना एक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, नेट नेट बीच में सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते करते जा रहा है, और एकदम एंड में एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनेगा और इस एंड में एक नेगेटिव चार्ज का लेयर बनेगा, यानी अब इसको हम लोग बोलेंगे एज इंड्यूस्ड चार्जेस। देखो
सवाल एक ही, कितना इंड्यूस चार्ज, है ना। तो उसके लिए मैं एक डायरेक्टली कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता है एप्सिलॉन आर। तो देखो, अगर ये प्लस चार्ज है और क्यू चार्ज है, और अगर ये डायरेक्टली है लेट्स से, तो इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, तो हमें पता ही है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये जो इंड्यूस चार्ज होगा, ये हो गया प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई। तो बाहर की वजह से ऐसे, और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से भी एक फील्ड इस तरफ क्रिएट होगा, वो हो जाएगा क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। पर हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या बनता है ना, एक्सटर्नल फील्ड का 1/एप्सिलॉन आर करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हमें पता है कि ई नेट जो बनेगा दैट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ई नेट होता क्या है, ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ए इंड्यूस्ड। अब ई एक्सटर्नल क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आई बाई ए एप्सिलॉन। ये हो गया। इससे क्या होगा, therefore finally we get q induced क्या आएगा ना, a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर लो हर एक, और वो इधर आ जाएगा, यानी q into 1 minus this is the induced charge that will be developed. I will repeat, this is the induced charge, this will be the induced charge that will be developed inside the dielectric for a parallel plate capacitor. ठीक है, please have a look. So that is the topic of what is called as induced charge. Induced charge कितना डेवलप होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये बोला कि देखो एक डायरेक्ट्रिक के अंदर जो फाइनली फील्ड बनता है वो बनता है एक्सटर्नल फील्ड का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ, ये फील्ड कम हुआ है क्यों, भाई एक्सटर्नल फील्ड अगर ई है तो डायरेक्ट्रिक के अंदर ई अपॉन एप्सिलॉन आर हुआ है क्यों, क्योंकि जैसे एक्सटर्नल फील्ड आता है ना, तो एक इंड्यूस चार्ज का भी एक उल्टे डायरेक्शन में फील्ड हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज ई इंड्यूस्ड। तो देयरफॉर फील्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, कम होके कितना बनता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, और उसका कैलकुलेशन हमें पता है। तो उसी का फायदा उठाया मैंने, और उससे इंड्यूस चार्ज का मेरे पास फॉर्मूला जो है डिराइव। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, दैट इज एंड ऑफ इंड्यूस चार्ज। कुछ पूछना है तो बता दो, अदरवाइज वी मूव ऑन। एनीबॉडी? चलो, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके, अच्छा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मान लो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में रख देते हैं, अभी तक हमने पीए पढ़ा है कि अगर मान लो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में रखते हैं तो सबका चार्ज बराबर होगा। बट यू नो व्हाट, बट यू नो व्हाट, ये तब होगा जब कैपेसिटर्स के अंदर कोई ओरिजिनल चार्ज ना हो, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मान लो कुछ ओरिजिनल चार्ज दे के रखोगे, देन द मैटर्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इसका सी नॉट है, इसका 2 सी नॉट है, इसका 3 सी नॉट। ठीक है, और मैंने इसको इनिशियली कुछ चार्ज दे दिया क्यू नॉट, और इसका इनिशियल चार्ज 0 है, इसका भी इनिशियल चार्ज 0 है। फाइन, और स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर,
तो फाइंड final charges on C naught, 2C naught and 3C naught. Yeah, please solve. एक set of answer आ चुका है and that is q by 6, q by 3, q by 2. आदित्य ने भी ये आंसर दिए हैं, कर्व ने भी ये आंसर. Now Mansha has also given the same answer. I'm still waiting a little bit more, just in case there is some other answer. Also, देखो इसमें पता क्या होगा, जैसे स्विच को ऑन करोगे तो चार्ज का मूवमेंट होगा. अब कितना होगा मुझे तो पता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि लेटर से यहाँ से x निकल गया, या इधर छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ ना, तो लेट से x यहाँ चला, तो x यहाँ से अगर चला गया तो यानी यहाँ पे मतलब मैंने एज्यूम किया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ निकल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया कितना x, तो इसका इनिशियली क्यू नॉट था, ये हो जाएगा क्यू नॉट माइनस एक्स. वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आएगा, फिर तो हो गया प्लस और माइनस एक्स. इसका तो जीरो था, जीरो से एक्स, इसका भी जीरो था, जीरो से एक्स, और इसका यहाँ पे प्लस था, तो क्यू नॉट माइनस एक्स. Ansha Agarwal also given 6q by 11 and 16q by 22. Okay, 3 by 11q, 8 by 11q and 3 by 11q is from Sania. है ना? Okay, Ariyanta said कि ये तो चार्ज कंजर्वेशन ही नहीं हुआ. नहीं, एक्चुअली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेटर से x चार्ज यहाँ से चला गया, तो अगर मान लो x चार्ज पॉजिटिव चला जाता है तो फिर इसका कम हो जाएगा, तो क्यू नॉट माइनस एक्स, और वो x यहाँ जमा पड़ेगा प्लस एक्स, और फिर वो माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स का मतलब x यहाँ आ गया, प्लस एक्स हो गया, और फिर ये माइनस एक्स हो गया. तो ये माइनस एक्स होने का मतलब जीरो था, तो माइनस एक्स का मतलब है कि उसमें से भी माइनस आ गया इधर. तो बात देखिए, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है. नाउ लेट मी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं तो अब क्या होगा ना, प्लस एक्स बाई सी नॉट. ध्यान से देखो, इट इज प्लस एक्स बाई सी नॉट माइनस क्यू नॉट माइनस एक्स बाई टू सी नॉट. ठीक है, प्लस एक्स बाई थ्री सी नॉट. देख लो अच्छे से, क्यों कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू जीरो. ये आ गया. तो यानी अब x अगर मैं कॉमन लेता हूं, या सी नॉट तो हटा ही देता हूं, है ना, x माइनस क्यू नॉट बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो. यानी क्यू नॉट बाई टू उधर चला गया, तो x कॉमन लो, 6 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई टू से फिर ये 3 हो, यानी x इक्वल टू 3 क्यू नॉट बाई 11. इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो चार्ज होगा ना सी नॉट वाले का, सी नॉट वाले का हो गया 3 क्यू नॉट बाई 11, और 3 सी नॉट का भी यही होगा, और जो 2 सी नॉट वाले का चार्ज वो हो जाएगा क्यू नॉट माइनस एक्स, तो क्यू नॉट माइनस 3 क्यू नॉट बाई 11, यानी 8 क्यू नॉट बाई 11. यानी 3 बाई 11, 8 बाई 11 और 8 बाई 11, ये आंसर है. क्रिस has asked कि कैपेसिटर के थ्रू तो चार्ज मूवमेंट होता ही नहीं है, ये चार्ज मूवमेंट हो कैसे रहा है. अभी मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूं, जरा एक बार देख लो आंसर्स क्या क्या.
ठीक है, सानिया आई थिंक हैज गिवन द राइट आंसर। 3/11 और 8/11 दिख रहा है मुझे। और तो कोई मुझे करेक्ट आंसर दिखे नहीं अभी तक। अंश का भी ठीक है, क्योंकि बट अंश तुम्हारे दो जगह पे 8/11 आ रहा है, क्योंकि एक जगह 8/11 होगा, दो जगह 3/11। दैट्स अ लिटिल मिस्टेक। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक होगा, आई डोंट। अच्छा योर्स इज रॉन्ग, चलो ठीक, तो कोई बात नहीं। चलो एनीवे, क्रिश के क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। इज दैट कि चार्ज कैपेसिटर के अंदर तो चलता नहीं है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज चला भी नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, देखो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, मान लो वो 10 कूलम में से, तो 10 कूलम में से मान लो 3 कूलम चला गया। मतलब ऐसे हिसाब ले लो ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से मत देखना, मैं एक जनरल बात। अगर ये 10 कूलम है और मान लो 3 चला गया, तो ये 7 कूलम पॉजिटिव हुआ और ये 3 कूलम पॉजिटिव हुआ। फिर क्या होगा, ये 3 कूलम पॉजिटिव यहाँ पे -3 कूलम इंड्यूस करेगा। अब ये तो था 0, तो ये -3 कैसे बनेगा, तो वो 3 को भगा देगा, तो वो 3 भाग के कहा जाएगा, इधर, तो यानी ये हो गया +3 कूलम। फिर ये +3 कूलम क्या करेगा ना, ये +3 कूलम यहाँ पे -3 इंट्रोड्यूस करेगा। पर ये -3 कहां से आ रहा है ना, ये जो -10 था ना, जो कि बाद में -7 हो गया, तो उसका -3 एक्चुअली यहाँ पे आया। अब जाके देखो पूरे सर्किट में चीजें वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज सपोज्ड टू बी इंटरप्रेटेड। तो कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं हुआ, बस कैपेसिटर के आमने सामने इंड्यूस चार्ज और चार्ज मूवमेंट के थोड़े थोड़े इफेक्ट्स, यही जो है कॉम्बिनेशन या नेट कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स इस क्वेश्चन में हुए। ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे देता हूं। इस बार सेल भी रखूंगा, ठीक है ना, इस बार सेल भी रखूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। सपोज एक कैपेसिटर है C0 और इसका चार्ज है 3CV0। चलो कैपेसिटेंस है C और इसका चार्ज है 3CV0 या 3CV प्लस माइनस। दो कैपेसिटर और है, एक 2C, एक काम करो, ये 2C वाला है, ये C वाला है, और ये V है, ये S है और S। ठीक है, इनिशियल इसका कोई चार्ज नहीं है, ये 3C। फाइन, क्वेश्चन वही है। ये V वोल्ट का बैटरी है, ये V वोल्ट का बैटरी है, और क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फाइनल चार्ज। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑफ C, 2C और 3C। ये कैपेसिटेंस 2C लेकिन चार्ज 3C भी है, प्लस माइनस दिया हुआ इनिशियल, ये इनिशियल ऑफ, और इसका कैपेसिटेंस C है, इसका 0 चार्ज था, और इसका 3C, इसका भी इनिशियल 0 चार्ज। ठीक है, चलो गो अहेड, सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द चार्जेस, फाइनल चार्जेस। Obviously after switch on. यूजुअल वही हम करेंगे कि लेट अस से x यहां से चला गया, x, तो इसका हो गया x फाइनली, तो वही x यहां पे भी जाएगा, इसका भी x हो गया, और इसका हो जाएगा 3CV
माइनस एक्स। नहीं माइनस आपने इधर जाते हुए क्यों माना है? मे बी आई एम रॉन्ग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, Sania has given answer, a different answer. There is 15 CP by 11, 18 CP by 11 and 15 CP by 11. चलो सबका अलग अलग आंसर्स आ रहा है। देहम के और अरियंत के आंसर तो खैर सेम नहीं, बट ऑर्डरिंग अलग है वैसे दोनों की। आई डोंट नो कि सेम भी है या नहीं। ठीक है, सानिया का अलग है टोटली, आदित्य का टोटली अलग है। चलो देखते हैं। तो दिस इज द स्टेटस अभी। तो लाइक अब हम फिर से वही करेंगे, यहाँ से ऐसे करके काउंट थ्रू करेंगे, प्लस एक्स बाय सी, है ना, और माइनस 3cb minus x by 2c plus x by 3c plus b equal to 0. That's it. है ना? तो यानी c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। c से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x minus 3cb by 2 plus x by 2 plus x by 3 plus cb is equal to 0. तो इधर लेके आ जाओ। तो x into 6 plus 3 plus 2 और माइनस 3cb by 2 और cb by 2 cb तो यानी माइनस cb by 2 तो जाएगा तो cb by 2 से 3 कैंसिल कर लो, यानी x आ गया इक्वल टू 3cb by 11। क्या ठीक, फाइन। यानी x मतलब ये इसका आ गया 3cb by 11। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, इज दैट फाइनली पोलैरिटी देखो जरा, इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव। ये तो ध्यान रख, कई बार हमें लगता नहीं कि कैपेसिटर के एडजेसेंट में या उसके बगल में जो कैपेसिटर होगा वो नेगेटिव होगा, ऐसे कुछ रूल है। वो होता है तब जब कैपेसिटर सीरीज में होता है, तो ऐसे ही होता है जनरली कि लाइक पॉजिटिव अगर होता है तो अगला वाला नेगेटिव होता है, लेकिन उसके लिए क्या ना इनिशियल चार्ज 0 होना चाहिए। तब कैपेसिटर का जो चार्जेस होता है वो अकेला बैटरी सेट करता है, और बैटरी उसी तरीके से सेट करता है कि अगर एक का प्लस हुआ तो अगला वाला नेगेटिव होगा। तो एडजेसेंट प्लेट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स फॉर सीरीज इन केसेस वेयर द कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड, पर यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज्ड एंड सो ऑन। अच्छा एक चीज और भी है, दैट एक्स का वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमने ये जो माना है ना कि एक्स यहाँ से निकल के जा रहा है, ये एक्चुअल में भी यही हो। नहीं मार्च, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट अगर मान लो एक्स नेगेटिव होता, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज यहाँ से निकला नहीं है, चार्ज एक्चुअली यहाँ पे अंदर आया, मतलब जो मैंने माना है उसका उल्टा होता। तो दो आर फाइन इंटरप्रिटेशन दैट वी वुड हैव डन। बट एनीवे तो आंसर तो आ ही गया। सी वाले का आ गया 3cb by 11 और 3c का भी वही आ जाएगा 3cb by 11 और 2c वाले का बदल के जाएगा 33 minus 30cb by 11। देखो अच्छे से, आई होप नाउ इट्स ओके। सर इसमें आपने बैटरी से सेट नहीं करा वो पोलैरिटी? देखो बैटरी से मतलब बैटरी का रोल क्या है? बैटरी का रोल है कि वो कोशिश कर रहा है कि अपना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट को दे। तो अगर मान लो कैपेसिटर अनचार्ज होता है इनिशियली, तब तो सारा कुछ बैटरी ही फाइनली डिसाइड करता है। लेकिन कैपेसिटर में ऑलरेडी चार्ज ज्यादा है, जैसे मान लो इसका देखो ज्यादा चार्ज है, क्यों? अगर तुम देखोगे तो इसका वोल्टेज कितना है 3cb by 2c यानी 1.5 V, इसका वोल्टेज V है, उसका 1.5 V है, तो ये ज्यादा ताकतवर है इनिशियली, तो वो अपना ताकत चाहिए तो करेगा। तो बैटरी इधर चार्ज भेजना चाहता है, ये देखो ऐसे, लेकिन ये इधर चार्ज भेजना चाहता है क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। तो देखो यही वाला अल्टीमेटली फाइनली चलता है, और एक्चुअल में भी इधर चार्ज फ्लो हो रहा है, बाकी बैटरी के हिसाब से इधर, ये चीज ठीक है, ये चीज। अभी और कोई सवाल है तो पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज आई होप यू नाउ गॉट द थिंग मोर और लेस। अच्छा एक और क्वेश्चन क्या है ना, एक बार जो कैपेसिटर के प्लेट्स है उनके साइन बता दो। साइन बेटे जो मैंने लिखा है वही है फाइनल। इनिशियली ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ये 0 0 था, ये 0 0 था इनिशियल। फिर क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इधर गया है, मैंने ये माना है, ऑब्वियसली फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव ही जमा होगा ना, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लिखा। और ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज निकला यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यही तो जमा होगा, और कहाँ जाएगा?
तो हमने इस तरीके से पोलैरिटी सेट किया। सेट करना मतलब ये नहीं कि फाइनल आंसर है, बट सेट करने का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट इस तरीके से हम इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश। और बाद में क्योंकि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देखो एक्स का वैल्यू आ रहा है 3cv/11, यानी ये सही भी है, इसको कोई गलती नहीं है ना। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ए जंक्शन। सपोज मैं कहता हूं कि एक जंक्शन है जिसको मैंने 30 वोल्ट पे मेंटेन किया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है 2 μF, और एक और पॉइंट को मैं 40 वोल्ट पे मेंटेन किया हूं, और ये कैपेसिटर है 3 μF, और एक कैपेसिटर और है जो कि 1 μF है, और इसको मैंने 10 वोल्ट पे मेंटेन किया हूं। यानी जो 3 पॉइंट्स हैं इनके वोल्टेज मेंटेन किया, ठीक है, और कैपेसिटर्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ द जंक्शन। फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ द जंक्शन। जल्दी करो। ना सो में आज की पिछले क्वेश्चन में अगर मान लो जो आपने 3cv चार्ज दिया था, अगर वो 2cv होता तो क्या होता। देखो 2cv भी अगर होता ना तो भी मैं x लेके कर सकता हूँ, तो वही x लेके सब कुछ करो, बाद में x के लिए इंतजार करो, देखना x हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए वो चीज। इसलिए प्रोसेस सेम रहेगा, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। और अगर मान लो कोई मतलब देखो इन जनरल मेरे कहने का मतलब ये कि कोई भी पोलैरिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ये मान के चलो कि वहां से x निकला, अगर वाकई निकला होगा तो x का वैल्यू देखना सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आएगा जैसे पिछले बार आया, और मान लो एक्चुअली निकला नहीं है बट बल्कि चार्ज और उसके पास आया हुआ है, तो वही x आएगा नेगेटिव, तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी डिसाइडेड, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, Aryan has given the answer as 95/3v, ठीक है। अभी देखता हूँ। और कोई आंसर? अभी तक सिर्फ एक ही आंसर है। पॉइंट इज दैट लेट्स से द वोल्टेज ऑफ द जंक्शन इज P, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चार्ज यहाँ से आया होगा, चार्ज यहाँ से आया होगा, और चार्ज यहाँ पे चला गया, तो इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज बनने में कुछ नहीं है। तो ये इनकमिंग चार्ज कितना होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बाय कैपेसिटेंस। ये इनकमिंग चार्ज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 40 - P बाय कैपेसिटेंस। और आउटगोइंग चार्ज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय कैपेसिटेंस। बस यही। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 15 - V/2 प्लस 40/3 माइनस V/3 इज इक्वल टू V - 10। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। It is like 45 plus 40, 85. सर आपने Q को V/C लिख दिया। हाँ बेटा, सर आपने Q को V/C लिख दिया। ओ अच्छा। ठीक है ना, यानी C इंटू V, यानी 2 इंटू 30 - V
ये चार्ज आया यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस बी और इंटू 2 प्लस ये आ गया सी इंटू 40 माइनस बी इज इक्वल टू सी इंटू इसका डिफरेंस यानी 40 माइनस सॉरी बी माइनस 10. So that's it. I think so like 60 plus 120 plus 10 यानी CV चार्ज आया है तो 60 माइनस 2V प्लस 120 माइनस 3V इक्वल टू V माइनस 10. अब इसको सिंप्लीफाई करो यानी 190 is equal to 2V 5V plus 3 यानी 6 यानी V is equal to 190 by 6 यानी 95 by 3. सिंपल. ठीक है. Okay, you know what? They have asked कि V minus 30 नहीं लिखना चाहिए. Actually देखो मैंने क्या माना है बता दो. मैंने ये माना है कि ये दो हाई पोटेंशियल पे है और ये तो सबसे पॉइंट लो है और ये मैंने माना है एज बिटवीन 10 एंड 30. ये मैंने माना है. तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें कुछ गलत भी हुआ तो वो ऑटोमेटिक सेट हो. दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है ना ये चीज. अब फाइनली जो आंसर बन रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट ना 95 by 3. वो ऑटोमेटिक होगा. राइट. चलो सो दैट वाज अबाउट योर जंक्शन एंड ऑल. अब हम थोड़ा सा अलग उसमें पर्सपेक्टिव पे जाएंगे एंड दैट इज सपोज मैं कहता हूं कि एक कैपेसिटर है, प्लेट है, ए है, डी है और वो बैटरी के साथ अटैच्ड. सो सेल इज केप्ट अटैच्ड. हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, वो अपने आप सेट हो जाता. दैट इज नॉट एन इशू. ठीक है. चलो तो लाइक ये डी आ गया, ये V वोल्ट का बैटरी है और मैं क्या करता हूं, इनिशियली इसका डिस्टेंस D है, बाद में इसका डिस्टेंस बढ़ा के मैं n टाइम्स D कर देता हूं. अब n हो सकता है 1.5 हो, n हो सकता है 3 हो, n हो सकता है 2.1 हो, कुछ भी हो सकता है. आई डोंट. द क्वेश्चन इज दैट इनिशियल और फाइनल और मल्टीपल ऑफ चेंज, ये मैं जानना चाहता हूं. ठीक है कि भाई n टाइम्स होगा, n स्क्वायर टाइम्स होगा, 1 अपॉन n टाइम्स होगा, क्या होगा, सारे पैरामीटर्स क्या क्या. पहले तो कैपेसिटेंस, फिर V मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है. चलो इसमें एक काम करो, V नॉट पुट. V नॉट इज बेसिकली द वोल्टेज ऑफ द सेल, लेकिन ये जो मैं V पूछ रहा हूँ, V इज द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर. क्या इस केस में तो बोलोगे तुम बराबर ही होगा क्योंकि वोल्टेज सेल अकेला है. Those are things that you have to decide for yourself. I'm not giving any hint. Charge, electric field, energy stored, force between plates, and kappa. That is energy density. Initial value, final value, and multiple of change. ये पूरा चार्ट बनाना है तुमको. And then fill up the chart. चार्ट बना के इस पूरे चार्ट को फिल अप करो. मैंने चेंज क्या किया जरा समझो. इनिशियली क्या है ना, कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस d है, बाद में इसका डिस्टेंस बढ़ा के मैंने n टाइम्स d कर दिया. ठीक है. तो क्या हो,
अच्छा, इन सिंबल का मीनिंग क्या है? तो सिंपल है बेटे, कैपेसिटेंस, voltage across the capacitor, charge on the capacitor, electric field between the plates of the capacitor. U is the energy of the capacitor, F is the force between the two plates of the capacitor, kappa is the energy density between the plates of the capacitor. तो इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे अगर मान लो डिस्टेंस को मैं n टाइम्स t कर देता हूँ? वो है, देखो जनरली इन्हीं दोनों में डाउट होता है। ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, और F है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स, और कापा इज द एनर्जी स्टोर्ड का डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। दैट्स टाइम फॉर यू टू सॉल्व। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। देखो पहली बात तो बहुत आसान है, इनिशियल तो एप्सिलॉन नॉट a बाय t, तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में n d हो गया, यानी अगर इसको मैं c नॉट लिखता हूं तो ये हो जाएगा c नॉट बाय n, यानी मल्टीपल ऑफ चेंज क्या हो गया ना, 1 अपॉन n। वोल्टेज बदल नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, सेल अटैच रखा है, सेल इज केप्ट अटैच। तो वोल्टेज इनिशियल भी v, फाइनली v, यानी फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा, मल्टीपल ऑफ चेंज होगा 1, यानी तो चेंज। तो फैक्टर ऑफ चेंज मतलब इनिशियल वैल्यू को क्या मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू मिलती है। तो इनिशियल वैल्यू को 1 बाय n मल्टीप्लाई करके देखो फाइनल वैल्यू, आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 1 बाय। अच्छा, चार्ज तो c नॉट v होगा, तो अब क्या होगा, c नॉट v बाय n, यानी 1 बाय n टाइम्स r। ठीक है, 1 बाय n टाइम्स आ गया। Okay, Aryan has given the factors 1 by n, 1 by n, 1 by n, 1 by n. अच्छा, 1 by n square और 1 by n। चलो ठीक है, देखता हूँ। E E को मैं चार्ज के टर्म्स में लिख सकता हूँ, Q by epsilon नॉट A, और नहीं तो बेस्ट है कि इसको लिख लो E को as V by D। ये हो जाएगा V by या V नॉट by D। अच्छा, V नॉट दिया, चलो ठीक, V नॉट, ये V नॉट by N D, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन बिटवीन क्या हो जाएगा ना, 1 अपॉन n टाइम्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट किया होगा, इस चार्ज वापस आया हुआ है, क्यों? ये चार्ज जो भी इनिशियली था ना, बाद में कम हुआ 1 अपॉन n टाइम्स, तो यानी एक्चुअली जो चार्ज है बाद में कम हुआ, यानी एक्चुअली वापस आया। तो सेल इनिशियली जो चार्ज भेजे थे, बाद में चार्ज का रिक्वायरमेंट कम होने के कारण क्या होगा, सम चार्ज हैज रिटर्न्ड टू द सेल। सो दैट्स अनदर इवेंट दैट इज हैपनिंग हियर। चलो अब आ जाओ एनर्जी। एनर्जी देखो V तो सेम ही है, आई थिंक इट्स बेटर टू वर्क विद दिस, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा हाफ C नॉट बाय n इंटू V नॉट स्क्वायर, क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज है वो नहीं बदल, यानी ये भी हो जाएगा 1 बाय n। फोर्स फोर्स क्या होगा? फोर्स का आंसर किसी ने दिया नहीं, आई डोंट नो, किसी ने पिक भेजा है तो। ओके, फोर्स का देखो क्या हो रहा है, हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन। याद आ रहा है ना कि एक प्लेट का फील्ड लेते हैं हम लोग Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे प्लेट का चार्ज लेते हैं Q, यानी हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। फोर्स हो गया Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन, या कह लो Q नॉट स्क्वायर, इसको Q नॉट लिख दो, ये हो जाएगा Q नॉट बाय n। तो बाद में तो चार्ज 1 अपॉन n टाइम्स हुआ है, यानी Q नॉट बाय n स्क्वायर टाइम्स 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, देख लो फोर्स कम चाहिए। लास्टली kappa होता है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो इसको E नॉट लिख देता हूं मैं,
तो बाद में हो गया ये E नॉट बाई एन, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट बाई एन का होल स्क्वायर, यानी ये भी हो गया 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो therefore the energy density has reduced to 1/n square. Got it? लेकिन पता है यहाँ पे एक सवाल है, थोड़ा सा इसको सोचना आ जा रहा है एक बार इसको, एंड दैट इज कि ये जो प्लेट्स है ये प्लस माइनस प्लेट्स है, थोड़ा सा इसको आराम से सोचो। इनिशियली जो भी सिचुएशन था, है ना, मैंने एक्चुअली और वर्क डन किया है, तभी तो प्लेट सेपरेट हुआ है, तो मैंने तो और एनर्जी बल्कि ऐड किया, मैंने तो वर्क डन और किया रादर, तो फिर एनर्जी डेंसिटी कम कैसे हो रहा है? व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? नहीं देखो अरियन, तुम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना उसमें कैपेसिटेंस भी तो बदल रहा है, तो वो भी ध्यान में रखो या तो, है ना, इससे नहीं चलेगा। यही फंडामेंटल फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, याद करके देखो, यही हमने डिराइव किया था और इसके बाद फिर हमने उसको कैपेसिटेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, बट दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जो मेरा सवाल है वो समझो इसको। मेरा सवाल है कि ये जो प्लेट्स थे ना, ये प्लेट अभी भी प्लस माइनस है, तो अगर प्लेट को दूर करना है तो एक्चुअली यू आर डूइंग मोर वर्क, तो यानी प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए तुमको वर्क डन करना पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा वर्क डन तुमने किया है, तो फिर एनर्जी घट क्यों रहा है? एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? सिर्फ एनर्जी डेंसिटी नहीं, देखो एनर्जी भी घट गया, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? ओके, सक्षम हैज गिवन एन एक्सप्लेनेशन दैट इज कि ठीक है, हमने वर्क डन करके एनर्जी बढ़ाया, लेकिन वॉल्यूम और तेजी से बढ़ गया, इस चक्कर में डेंसिटी घट गया। चलो ठीक है, अगर ये भी बोलते हो तो फिर एक काउंटर एक्सप्लेनेशन भी है क्या, कि चलो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी बेशक घटे, लेकिन कम से कम एनर्जी तो बढ़ना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मैंने तो कैपेसिटर प्लेट्स को खींच के सेपरेट किया, तो मैंने तो वर्क डन किया है, यानी पोटेंशियल यानी एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, बट एनर्जी भी तो घट रहा है ना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, चलो क्योंकि आज टाइम हो गया तो इसके एक्सप्लेनेशन हम कल देंगे, और कल ऐसे एक दो सिचुएशंस और हमें करना है जिसमें बैटरी अटैच ना करके या कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाल के एनालिसिस करेंगे, तो वो कल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एस्पेक्ट। हमें बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, एंड दैट इज मैं वर्क डन कर रहा हूँ और फिर भी एनर्जी घट रहा है ना, एनर्जी भी घट रहा है और एनर्जी डेंसिटी तो और ज्यादा घट रहा है। How do I really exactly explain that? ठीक है, चलो कल करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। राइट, चलो हैव अ गुड डे, आज के लिए इतना ही। कुछ सक्षम और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो लाइक लेट्स रोल इट ओवर टू नेक्स्ट। राइट, चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जसराज इज आस्किंग फॉर द रिकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो रिकॉर्डिंग वैसे ही मिल जाता होगा, है ना। अब वो सेंड वेंड करने में दिक्कत क्या ना, बैचेस बढ़ गए तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आजकल सब कुछ ट्रैक करना है। ये चक्कर है, पिछले साल थोड़ा बैचेस कम थे मेरे पास, इस बार थोड़ा बैचेस ज्यादा हो गए तो रिकॉर्डिंग इतने सारे हो जाता है क्या वो रिकॉर्डिंग करके मैं ना इसको अपलोड भी करो, अपलोड करके फिर उसको अलग अलग ग्रुप्स में सेंड करो ना, तो बिकम्स लिटिल टफ। तो अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो आई थिंक यू कैन ऑटोमेटिकली गेट दी अपडेट्स। ठीक है ना, चलो आज के लिए